जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का योगेंद्रा टाइम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज मैं पुनः मुखातिब हूँ आपसे। पिछली कक्षाओं में हमने आपसे वार्ता की हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के इतिहास के संबंध में, जहाँ पर आपने देखा कि हमने विस्तृत चर्चा की है। आप वहाँ पर पाली को पढ़ लिए हैं, प्राकृत को पढ़ लिए हैं, साथ ही साथ आपने देखा कि भारतीय आर्य भाषाओं का काल विभाजन किस आधार पर किया गया, उनका समय क्या रहा, उनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आई हैं, इत्यादि विषयों पर और इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों पर मैंने विस्तृत चर्चा की है। आज जब हम आगे बढ़ेंगे, पुरानी कक्षाओं में जो पढ़ चुके हैं उसके आगे की बात करनी है, तो आज अपभ्रंश की चर्चा की जाएगी। पिछली कक्षाओं में मैंने थोड़ी बहुत बात आपसे ज़रूर की थी, लेकिन आज हम जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करूँगा। पुनः आगे चलेंगे। आइए देखते हैं, अब हम बात करेंगे अपभ्रंश की। आइए देखते हैं अपभ्रंश के बारे में। तो यहाँ आज का हमारा जो विषय होगा वो मूल रूप से अभी अपभ्रंश है। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, ये हम जो अपभ्रंश का अध्ययन करेंगे, हम अभी अध्ययन कर रहे थे मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, मूल रूप से मैंने आर्य भाषाओं को तीन काल विभाजन उनका किया, तीन क्रम में मैंने उनको बांटा था। तीन कौन कौन से थे? सबसे पहले मैंने जो चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय मैंने आपको बताया 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का। और उसमें मैंने दो कालखंड किए। पहला मैंने आपको बताया था वैदिक संस्कृत और दूसरा मैंने आपको बताया लौकिक संस्कृत। फिर इसके बाद हमने आपसे बात की मध्य भारतीय आर्य भाषाओं की, और उसमें मैंने आपसे जो चर्चा की है वह मैंने बताया आपको पाली के बारे में, प्राकृत के बारे में और अपभ्रंश के बारे में। तो जो फैक्ट बनते हैं, जो सवाल आते हैं, इन सभी मुद्दों पर मैंने देखा था, आपको बताया है। लेकिन पुनः अब मैं बात करूंगा अपभ्रंश की, कुछ पॉइंट्स इनसे आपको देखने हैं। अपभ्रंश से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ। एक बात आपको बता दूं, अपभ्रंश का मतलब आप अपने दिमाग में एक बात रखें कि जैसे क्या होता, अभी अगर सवाल बन जाए संस्कृत का अपभ्रंश क्या है तो आप बताएंगे पाली, पाली का अपभ्रंश क्या है तो प्राकृत, और प्राकृत का अपभ्रंश कौन सा है तो अपभ्रंश है, और अपभ्रंश का अपभ्रंश कौन है तो जवाब होगा अवहट्ट है, और अवहट्ट का अपभ्रंश कौन है? प्राचीन हिंदी है। वैसे आप जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है, अपभ्रंश और अवहट्ट को मिला करके, या यूं कह लें अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से बुलाया है। और कई तथ्य हैं जो इसके बारे में हैं, लेकिन आप इतना समझें अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, एक परिवर्तित और नई भाषा से। आप जानते हैं जब किसी भी चीज का, जब किसी भी वस्तु का विपर्यास होता है तब वह नष्ट हो जाती है, वह अपने पतन को प्राप्त हो जाती है। विपर्यास होने का मतलब कि जब उसमें कोई कमी आती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं भाषा के संबंध में अगर यह बात की जाती है, तो जब भाषा का विपर्यास होता है तब वह नष्ट नहीं हो रही। आपने देखा कि संस्कृत में हम वैदिक संस्कृत को पढ़े, वैदिक में वेदों को पढ़ा गया, वैदिक के बाद आपने लौकिक को पढ़ा, लौकिक के बाद आपने क्या पढ़ा? पाली को पढ़ा, प्राकृत को पढ़ा, अपभ्रंश को पढ़ेंगे, और फिर हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी में मूल रूप से आप प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन, आधुनिक, इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नित्य नए रूप में भाषा जो है वो आपके सामने उपस्थित हो रही। मतलब भाषा का जो परिमार्जन है वो हर दिन बढ़ रहा है, जब उसमें विपर्यास हो रहा है, जब उसमें कोई बदलाव आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भाषा आप देख रहे हैं अपभ्रंश, इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि भाषाओं में कैसे बदलाव आ गया, उनमें जो बदलाव आता है, बदला हुआ रूप ही क्या हो जाता है, उनका अपभ्रंश हो जाता है। तो यूं कह लें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बिगड़ी हुई भाषा या बिगड़ा हुआ रूप। एक सामान्य भाव आप इसका याद रखेंगे, भाषाओं का बिगड़ा हुआ रूप। यहां पर आपने ये देखा, लेकिन अगर इसके साहित्य के अर्थ में देखें तो एक विशेष भाषा साहित्य से होता है, जो कि पिछली भाषा साहित्य से अपडेट हो जाता है, वो क्या हो जाता है? भ्रंश हो जाता है। दूसरी बात, ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, अपभ्रंश कहीं कहीं अवहट्ट दे देता है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा।
ठीक है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब हम बात करेंगे इसके प्रयोग की तो आप वहाँ देखेंगे सर्वप्रथम प्रयोग। सबसे पहला प्रयोग आप देखेंगे अपभ्रंश का कहाँ मिलता है? आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी, और उसके उदाहरण जो हैं आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। परंतु आप देखेंगे कि सबसे पहला प्रयोग कौन करते हैं? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के द्वारा कहाँ पर किया जाता है? महाभाष्य नामक ग्रंथ में। आप जानते हैं महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि टीका ग्रंथ है। ये अष्टाध्यायी पर लिखा गया है, वार्तिकों पर टीका लिखा, इन्होंने भाष्य लिखे और भाष्यों का संकलन क्या कहलाया? महाभाष्य कहलाया। तो महाभाष्य में किसका प्रयोग मिलता है? अपभ्रंश का प्रयोग मिलता है। दूसरी बात आपको बता दें, आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भी, आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश के उदाहरण मिलते हैं। एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात अगर की जाए, आचार्य शुक्ल ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, चूंकि मान्य भाषाविद हैं इसलिए ये आप जानते हैं कि साहित्य में अगर कोई सवाल आता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत होता है ये सर्वमान्य हो जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में वार्ता की है, किसको इन्होंने कहा है? इन्होंने धारसेन सेकंड के बारे में बात की कि धारसेन सेकंड एक शासक है जिसके शिलालेखों में किसका उल्लेख मिलता है? अपभ्रंश का। ऐसी मान्यता की बात अगर हम करें तो ये मूल रूप से कहाँ मिलता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। इन्होंने माना है कि वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में इसका प्रयोग मिलता है। इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिएगा एक एक करके क्रमशः। आपने यहां देखा आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भी प्रयोग मिलता है। दूसरी बात आपने देखा कि वल्लभी के राजा धारसेन सेकंड के शिलालेखों में मिलता है। ऐसा कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। बाकी आप इसमें देखिए, एक जब भरत मुनि ने यहाँ पर प्रयोग किया तो उन्होंने एक नामकरण कर दिया था। नाट्य शास्त्र में इन्होंने प्रयोग करने के साथ ही इसका नाम इन्होंने दे दिया था विभ्रष्ट। विभ्रष्ट, अभी इसके नामों की चर्चा मैं कर लूँगा, लेकिन इन्होंने इसको क्या कहा? विभ्रष्ट भाषा कहा। कहाँ पर कहा? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। किसने कहा? तो आचार्य भरत मुनि ने कहा है। इस मुद्दे को आप ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। इतना फैक्ट आप जरूर याद रखें। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट बनते हैं, आइए उनको देखते हैं। आप जानते हैं कालिदास जो कि संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के लेखक कवि हैं, इन्होंने जो रचना की है उनकी रचनाओं में भी कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि अपभ्रंश का उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। मूल रूप से मैं आपको बता दूं, एक ग्रंथ है इनका विक्रमोर्वशीयम, जहां पर इन्होंने क्या किया है? इस ग्रंथ में विक्रमोर्वशीयम में कालिदास ने, विक्रमोर्वशीयम में कालिदास ने जो निम्न वर्ग के पात्र हैं, निम्न वर्ग के पात्रों से अपभ्रंश बुलवाया है। क्या किया है? इसका क्या मतलब है कि निम्न वर्ग के पात्रों से अपभ्रंश बुलवाया है? इसका मतलब स्पष्ट है। आप ध्यान रखेंगे कि जब
इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की विक्रमोर्वशीयम की, तब यहाँ इन्होंने, जब आप जानते हैं जैसे देखिए कोई भी नाटक हो, कोई भी एकांकी हो, जब इस तरह की रचनाएं होती हैं उसमें जिस तरह का जिसका प्ले होता है, जिस तरह का जिसका अभिनय होता है, उस तरह की भाषा का प्रयोग वो करता है। आप देखते हैं जब अंग्रेज आते हैं तो अलग तरीके से हिंदी बोलते हैं, जब कोई प्ले आप देखते होंगे, कोई नाटक या ड्रामा, तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय होता है वो देसी भाषा में बोलता है। कुछ लोग उसमें से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी भाषा शैली अलग होती है। इसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए कालिदास ने अपने ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम में जब रचना की तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जिन निम्न वर्ग के हैं, आज आप देख लीजिए बड़े जो लोग हैं वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, छोटे लोग थोड़ा सा सामान्य हिंदी में बोल रहे हैं, बाकी लोग अपने देशज मतलब गाँव की भाषा में एकदम बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने यही चीज़ बताने का प्रयास किया है कि जो निम्न वर्ग के पात्र हैं वे जो भी वार्ता कर रहे हैं, जो भी उनका संवाद है वह कैसा है, अपभ्रंश में है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप अन्य नामों की बात कर लें तो ये हो जाएगा अन्य नाम, अपभ्रंश के अन्य नाम की चर्चा अगर आप करेंगे तो सबसे पहला इसमें आप देख लेंगे, अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको विभ्रष्ट भाषा, जो कि मुनि ने कहा है, आचार्य भरत मुनि ने। इसके अलावा आप देखेंगे अवहट्ट, अवहंस, गिरी हुई, इसको पतित भाषा इत्यादि के नाम से भी बताया गया है। मूल रूप से इसके जो नाम है इससे भी सवाल आ जाता है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, विभ्रष्ट, अवहंस, पतित, विकृष्ट। यहाँ पर एक नाम आपने नहीं लिखा अभी, पतित, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे पतित भाषा भी इसको कहा गया है। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, ड़, ये किसने कहा है, ण भाषा अपभ्रंश को कहा है, किसने कहा है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। ध्यान रखें, मैंने इसलिए इस पॉइंट को लिख दिया क्योंकि वैयाकरणों की इस लिस्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, और इन्होंने क्या किया है, इस भाषा को क्या कहा है, ड़ भाषा कहा है। इसके अलावा आप देखेंगे विभ्रष्ट भाषा, अवहट्ट भाषा, अवहंस भाषा, गिरी हुई भाषा, पतित भाषा, विकृष्ट भाषा या निकृष्ट भाषा भी इसको कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन मूल रूप से इतने नामों को आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद जब आप अपभ्रंश की चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं एक सवाल आपको परेशान करता है, उस सवाल पर थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे कर लूं। दो तरह के सवाल बन जाते हैं, एक बन जाता है आपका हिंदी की जननी। सवाल क्या बनता है, एक सवाल आता है आपका हिंदी की जननी, और जब हिंदी की जननी की बात होगी तो जवाब क्या होगा आपका, अपभ्रंश होगा। क्या होगा, अपभ्रंश होगा। या फिर हिंदी का उदय, ऐसे भी सवाल पूछा गया है, हिंदी का उदय किससे हुआ, तब भी जवाब क्या होगा, अपभ्रंश से होगा। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, हिंदी की जननी अपभ्रंश, हिंदी का उदय अपभ्रंश से। ऐसा हो क्यों रहा है, पहले तो इस पॉइंट्स को आप क्लियर कर लें, इसकी समस्या क्या है कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। ऐसा होने का कारण बंधु यह है कि जो अपभ्रंश है, मैंने आपको बताया था कि संस्कृत क्या है, एक आपने वहां देखा योगात्मक भाषा के रूप में प्रयोग हो रही है। वहां पर जो शब्दावली है, जो शब्द है, उन शब्दों के साथ आप देखते हैं कि विभक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। अतएव आपने इस बात को समझा होगा कि वो क्या थी, योगात्मक थी। लेकिन जब मैंने हिंदी की बात की तब मैंने आपको ये बताया कि हिंदी क्या है, वियोगात्मक है। हिंदी के बारे में मैंने ये बात स्पष्ट कर दी, हिंदी श्लिष्ट वियोगात्मक, बहिर्मुखी वियोगात्मक है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक है या योगात्मक है। योगात्मक और वियोगात्मक, तो यहाँ पर जो आप अपभ्रंश देखते हैं, मतलब शब्दों को उनके विभक्तियों से अलग करके लिखने की जो परंपरा रही, जो वियोगात्मक शैली रही, आप जानते हैं ये क्या है, वियोगात्मक योगात्मक क्या है, ये है आकृति के आधार पर भाषा का वर्गीकरण। आपसे सवाल पूछा हुआ है, सवाल पूछा हुआ है कि योगात्मक और संयोगात्मक ये भाषा के क्या हैं, तो ये वर्गीकरण है, किस आधार पर है, आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर जब आप भाषा को देखते हैं तो दो रूप से आप देखते हैं, योगात्मक और
वियोगात्मक। तो यहां पर आपने देखा कि अपभ्रंश क्या हो रही है, ये वियोगात्मक भाषा के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो इसलिए यहां से किसका उदय माना गया, हिंदी का। क्यों माना गया है, क्योंकि हिंदी भी एक वियोगात्मक भाषा है। जबकि अगर हम बात करें कि हिंदी की, अगर हम बात करें हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है। आपको मैं बता दूं यूपी ट्रिपल एससी में एक बार ये सवाल पूछा गया कि संस्कृत, ये जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची से संबंधित 2-3 फैक्ट दे दिए गए। उसमें ऐसे एक पॉइंट उसमें ये था, उसमें बताना था कि इस पर्यायवाची के संदर्भ में कौन कौन से तथ्य सही है। तो वहां पर उन्होंने एक फैक्ट दिया हुआ था कि हिंदी के जो पर्यायवाची हैं वे तत्सम हैं, जो कि सही माना गया। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया हुआ है कि हिंदी के पर्यायवाची क्या हैं, तत्सम होते हैं, तद्भव नहीं होते हैं, ऐसा उनका मानना है। मूल रूप से आप देखेंगे तो लगभग सभी शब्द जो होते हैं वो तत्सम में ही परिवर्तित होते हैं। कुछ शब्दों को छोड़ दें, सामान्य अर्थ में जैसे आप देखेंगे पर्यायवाची में अन्य शब्द भी शामिल कर लिए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से ऐसा माना जाता है। तो इस तरह के सवाल क्यों, क्योंकि हिंदी से शब्द, हिंदी के शब्द कहाँ से आए हैं, संस्कृत से। संस्कृत के लगभग 60% शब्द ज्यों के त्यों कहाँ शामिल कर लिए गए हैं, हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं। इसलिए भी क्या किया जाता है, इसको माना जाता है कि संस्कृत क्या है, आदिजन्य है। भाषा विकास के क्रम की मैंने बात की थी, मैंने वहां बताया सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत में वैदिक, लौकिक, उसके बाद आपने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। तो ये जो क्रम रहा, आपने देखा कि सारी भाषाओं का विकास कहां से हो रहा है, संस्कृत से हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, आदिजननी। तो जब आप सवाल देखेंगे तो आप जानते रहिए कि हिंदी की जननी कौन, अपभ्रंश, और आदिजननी कौन, संस्कृत। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए आगे चर्चा करते हैं अगले सवाल की। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, यहां पर सवाल आ जाता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। सवाल क्या है, पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। जवाब होगा 1880 में किसने किया, हार्नले ने। क्या किया इन्होंने, इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। ध्यान रखिएगा, मैं यहां आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बोल रहा हूं, इसका विशेष ख्याल रखेंगे। सर्वप्रथम क्या किया है, वर्गीकरण किया है, ठीक है। एक पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ग्रियर्सन जी हैं, इन्होंने क्या किया है, काल विभाजन का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो नाम होता है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और इन्होंने क्या किया है, इनका एक बड़ा योगदान रहा इसमें लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने क्या किया है, भारतीय भाषाओं या भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में एक अच्छा योगदान दिया है। इसलिए डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इसके बाद 1880 में हार्नले को आप मानेंगे पहले। जबकि अगर काल विभाजन का श्रेय किसे दिया जाता है तो जवाब आपका क्या होगा, तब जवाब होगा हार्नले, जबकि तब जवाब होगा ग्रियर्सन, क्षमा करिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है, तब ऐसी स्थिति में जवाब क्या होगा, हार्नले होगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। एक नाम आपको और ध्यान रखना है, सुनीति कुमार चटर्जी। ये भी भाषाविद हैं, भाषाविदों की चर्चा भी हम थोड़ी सी करेंगे। नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। इन्होंने क्या किया है, ये भी भाषाविद हैं, और इन्होंने भी क्या किया है, जो भारतीय भाषाएं थी उनको इन्होंने 5 क्रम में बांट दिया है। तो इन्होंने भी जो कालक्रम अपना बांटा है, जैसे इन्होंने क्या बोल दिया, उदीच्य, प्रतीच्य, और इन्होंने उदीच्य, प्रतीच्य, इसके अलावा मध्यदेशीय, प्राच्य, क्या क्या नाम दे दिया है,
मध्य देशीय, प्राच्य और एक नाम इन्होंने दे दिया दक्षिणात्य। इस तरह से किसने विभाजन किया है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। आपसे पूछ लेता, देखिए एक बात बता दें, आपको बड़ा विद्वान नहीं बनना, इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में सवाल नहीं पूछे जाने हैं। आपसे ऐसा सवाल नहीं बनेगा कि प्रतीच्य के अंतर्गत किसको रखा, औचित्य के अंतर्गत किसको रखा, लेकिन हाँ इतना आप जरूर जानते रहें कि एक नाम ये भी है जो इस भाषा विभाजन में या भाषाओं के कालक्रम में थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। तो उद्दिच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य के बारे में कौन चर्चा करता है? सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा चर्चा किया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अभी हम चर्चा करेंगे बोलियों की, और आइए देखते हैं बोलियों के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे, अभी हम बात कर रहे थे भाषाविदों की, इन्होंने किस तरह से विभाजन किया है, आपने अपभ्रंश को पढ़ लिया है। अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा वो है बोलियाँ। मूल रूप से कितनी बोलियाँ हैं? इसके अलावा आप क्या देखेंगे? उपभाषाएं। उपभाषाओं के बारे में चर्चा की जाएगी, बोलियों के बारे में। यहाँ से बराबर सवाल आते हैं, आप जानते हैं हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो ये मुद्दे आपसे पूछे जाते हैं, और यूपीएसआई के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो विषय आपका चल रहा है मैं सारगर्भित तरीके से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ से सवाल आपके यूपीएसआई में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगला पॉइंट हमारा होगा बोलियाँ और इनकी उपभाषाएं। बोली, भाषा, विभाषा, भाषा पर तो मैंने चर्चा कर ही ली थी, फिर भी भाषा के बारे में मानक भाषा क्या होती है, या फिर राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, बोली क्या है, विभाषा क्या है, उपबोली क्या है, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। बोलियों का वर्ग क्या है, ठीक है, उपभाषाएं क्या होती हैं, कुल कितनी बोलियां हैं, कुल कितनी उपभाषाएं, इन मुद्दे को लेकर के मैं अगले सेशन में आपसे मुखातिब हूंगा। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात आप ध्यान रखें, अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ख़ास करके इस निःशुल्क व्यवस्था का लाभ लें। और वे बच्चे विशेष रूप से जो यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जहाँ हिंदी आती हो, उनसे अपने इस सेशन को जरूर साझा करें। मैं उम्मीद करता हूं उनके लिए ये सेशन लाभकारी होगा, निश्चित रूप से उनको लाभ प्रदान करने वाला होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।